मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट 3 आधुनिक विश्व का इतिहास विषय के अंतर्गत जो हमारे पिछले वीडियो में हमने इटली के एकीकरण के बारे में चर्चा की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इटली के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। प्लम्बियर्स का समझौता 1858। मई 1858 में डॉक्टर कॉन्योन ने काबूल को बताया कि सम्राट नेपोलियन तृतीय लगभग एक माह प्लम्बियर्स में बिताएंगे। काबूल बिना औपचारिक निमंत्रण के प्लम्बियर्स पहुंच गया और काबूल और नेपोलियन की भेंट के परिणाम स्वरूप फ्रांस तथा सार्डिनिया के बीच एक समझौता हुआ, जिसकी निम्न शर्तें थी। नंबर पहली, फ्रांस ऑस्ट्रिया को इटली से निकालने के लिए 2 लाख सैनिक पीडमांट की सहायता के लिए भेजेगा। नंबर 2, ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के बाद लोमार्डी, वेनेशिया और कुछ अन्य भाग सार्डिनिया के राज्य में सम्मिलित कर दिए जाएंगे। नेपोलियन की सहायता के बदले काबूल ने सेवाई और निस प्रांत को देने का आश्वासन दिया। एम्ब्रिया और टस्कनी को मिलाकर इटली का एक नए राज्य बनाने और प्रिंस जेरोम बोनापार्ट को उस राज्य का शासक बनाने का निश्चय किया। नेपिल्स और सिसिली तथा पोप के राज्य को पूर्ववत बनाए रखने का निर्णय किया गया। फ्रांस और सार्डिनिया की मित्रता को मजबूत बनाए रखने के लिए विक्टर इमैनुएल की पुत्री क्लोथिल्डे का विवाह नेपोलियन के चचेरे भाई प्रिंस जेरोम बोनापार्ट के साथ होना निश्चित हुआ। तो इस प्रकार इटली को 4 राज्यों में विभाजित करने और उनका एक संघ बनाने की योजना बनाई गई। काबूल नहीं चाहता था कि इटली के 4 टुकड़े किए जाए, किंतु वह अपनी परिस्थितियों से शिक्षा ले चुका था और वह पूर्व की जो घटना थी 1848-49 की, ऑस्ट्रिया से भी 56 में पेरिस का सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह बिना युद्ध के इटली को अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। अतः मजबूर होकर काबूल ने इटली के विभाजन को स्वीकार किया। ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध 29 अप्रैल 1859। प्लम्बियर्स समझौते में यह तय हुआ था कि ऑस्ट्रिया को भड़काकर यथाशीघ्र युद्ध आरंभ किया जाए ताकि ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे और सार्डिनिया आत्मरक्षा के लिए युद्ध करने वाला प्रतीत हो। काबूल ने प्लम्बियर्स से लौटते ही युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। पीडमांट के समाचार पत्रों ने मास्क और फरारा में विद्रोह करवा दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध अवश्यभावी है। और 23 अप्रैल 1859 में ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया को अल्टीमेट दे दिया कि 3 दिन के भीतर निशस्त्रीकरण कर दे, अन्यथा उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जाएगा। काबूल ने ऑस्ट्रिया की मांग को अस्वीकार कर दिया। अतः 29 अप्रैल 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना ने सार्डिनिया की सीमा में प्रवेश किया और युद्ध आरंभ हो गया। 3 मई 1859 में नेपोलियन तृतीय ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मई 59 में
मॉन्टेबेलो और टेलेस्ट्रो में ऑस्ट्रिया की हार हुई और 24 जून को सालफिरिनो में ऑस्ट्रेलिया की पुनः हार हुई। इस हार के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया ने लोमार्डी का प्रदेश छोड़ना पड़ा और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वेनेशिया पर भी सरलता से अधिकार हो जाएगा, किंतु इसी समय नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया से बिना पूछे युद्ध बंद करने का निश्चय किया। नेपोलियन को यह महसूस किया कि फ्रांस का दक्षिणी पूर्वी सीमा एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हो जाएगा जो फ्रांस के लिए खतरा हो सकता है। फ्रांस के रोमन कैथोलिक युद्ध जारी रखने के विरुद्ध थे। नेपोलियन ये भी जानता था कि पराजय के बावजूद भी ऑस्ट्रिया की सैन्य शक्ति अच्छी रहेगी, अतः प्रसा भी ऑस्ट्रिया के युद्ध के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। ऐसी स्थिति में युद्ध को ज़्यादा लंबा न खींच करके उन्होंने समझौता करने के पक्ष में था और इस प्रकार 11 जुलाई 1859 में फिलाबेरेका के विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार लोमार्डी सार्डिनिया को दे दिया गया, पर वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार बना रहा। मध्य इटली के राज्य परमा, मोडेना और टस्कनी वहाँ के शासकों को पुनः स्थापित का निर्णय लिया। पोप के अधिकार में इटली का एक संघ बनाना और वेनेशिया उक्त इटालियन संघ का ही एक भाग रहेगा। विलाफ्रेका की संधि काबुल और इटली दोनों के लिए वज्रपात थी। उनकी आशाएं पूर्ण नहीं हुई, लेकिन वो परिस्थितियों को समझते हुए इन्हें स्वीकार करना पड़ा और इस संधि के बाद सम्राट विक्टर इमोलियन को यह सलाह दी गई कि वह इस संधि को नहीं मानेंगे और अकेला युद्ध करेंगे, किंतु विक्टर इमोलियन आवेश से कोई काम नहीं करने का निर्णय लिया। इससे काबुल ने त्याग पत्र दे दिया। 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ज्यूरिख की संधि के द्वारा विलाफ्रेका के युद्ध विराम संधि की शर्तें की पुष्टि कर दी गई। लोमार्डी पर पीडमांट का विधिवत अधिकार हो गया और इस तरह से इटली का जो एकीकरण का पहला चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण में जो मध्य इटली थे, उन राज्यों का इटली में एकीकरण होना था, क्योंकि इन राज्य में भी एकीकरण की मांग उठ रही थी और इस रूप में जो परमा, मोडेना और टस्कनी थे, ये भी पीडमांट में मिलना स्वीकार किया और इस तरह से पहले में तो हमें लोमार्डी मिला इटली को और दूसरा जो एकीकरण का दूसरा चरण था उसमें परमा, मोडेना और टस्कनी का इसमें विलय हो गया। तीसरे चरण में जो इटली का एकीकरण था उसमें जो उसके दक्षिणी राज्य थे नेपल्स और सिसिली, इन दोनों राज्य को इटली एकीकरण में जो मिलाने का जो श्रेय था वो गैरीबाल्डी को जाता है। गैरीबाल्डी एक इटली के देशभक्त नागरिक था जिन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी और वो इसके माध्यम से इस क्षेत्र में लोगों में जागृति लाना और युवकों का संगठन बना करके उन्हें इसके लिए तैयार करना। तो इस तरह से इस दो प्रांतों के जो एकीकरण हुआ है, जिसमें नेपल्स को 6 सितंबर 1860 ईस्वी में इटली के अंदर मिलाया गया। इनमें गैरीबाल्डी का सबसे
अधिक योगदान रहा है। हालांकि गैरिबाल्डी ने रोम पर अधिकार करने के लिए भी उसने प्रयास किया। काबूल ने को ये भय था कि कहीं गैरिबाल्डी इन प्रांतों में गणतंत्र की स्थापना नहीं कर दे, और ये भी संभव था कि गैरिबाल्डी वेनेशिया पर आक्रमण नहीं कर दे, और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया से भी युद्ध हो सकता है। उपरोक्त कारणों से काबूल परेशान था, इसीलिए उसने एक चाल चली। सम्राट नेपोलियन को समझा दिया कि पोप की रक्षा करे और गैरिबाल्डी की प्रगति को रोके। उसने पीडमॉन्ट की सेना पोप राज्य में भेजना आवश्यक समझा और नेपोलियन ने इसकी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार 29 सितंबर 1860 को अम्ब्रिया और मार्चेंस पर सार्डिनिया सेना का अधिकार कर लिया। इधर गैरिबाल्डी भी रोम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो गेल्टा और कैपुआ के किलों पर अधिकार नहीं कर पाया, और उसे यह विश्वास हो गया कि इटली की सेना के बिना सफल नहीं मिल सकती है। टेनोनो नामक स्थान पर गैरिबाल्डी विक्टर एमोनियल से मिले। गैरिबाल्डी ने इटली के शासक के रूप में उसे स्वीकार किया। पश्चात गैरिबाल्डी ने अपनी सेना के समस्त अधिकार इटली के शासक को समर्पित कर दिए। इस प्रकार 9 दिसंबर 1860 को नेपल्स के राजमहल में विक्टर एमोनियल की संयुक्त इटली शासक घोषित किया, और इटली को मुक्त कराने में गैरिबाल्डी का जो ये महत्वपूर्ण जो योगदान से देश सेवा के पुरस्कार के रूप दिया गया। तो इस तरह से दक्षिण का जो राज्य थे उनको मिलाने में गैरिबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इसके बाद में जो वेनेशिया, जिस पर इटली का एकीकरण में सबसे बड़ी एक कमी थी, क्योंकि वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इटली एक ऐसे मौके की तलाश में था कि जब ऑस्ट्रिया के संकट से लाभ उठाकर वेनेशिया पर अधिकार कर लिया जाए। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध भावी युद्ध की तैयारी कर रहा था, और इस कार्य में वह इटली का सहयोग भी प्राप्त करना चाहता था। 8 अप्रैल 1866 में प्रसा और इटली के बीच एक संधि हुई। इसके अनुसार प्रसा ने युद्ध में इटली के सैनिक सहायता के बदले वेनेशिया दिलाने का वचन दिया। 14 जून 1866 में प्रसा ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 20 जून 66 में इटली ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। प्रसा ने सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को अंतिम रूप से परास्त कर दिया। बिस्मार्क ने प्राग की संधि के द्वारा वेनेशिया इटली को दे दिया गया, और इस तरह से इटली एकीकरण का चौथा चरण, जिसमें वेनेशिया इटली को प्राप्त हो गया। रोम की प्राप्ति। रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण हो चुका था। रोम के बिना इटली की स्थिति उस प्रकार थी जैसे हृदय के बिना शरीर की। रोम पोप के अधीन था। रोम में नेपोलियन तृतीय की सेना पोप की रक्षा के लिए लगा रखी थी। प्रेसा और फ्रांस के बीच 1870 में युद्ध हुआ। नेपोलियन तृतीय को प्रेसा के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, अतः उसने रोम से अपनी सेनाएं वापस बुला ली। सीडान के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। फ्रांस को प्रेसा से उलझे हुए देखकर विक्टर इमोलियन ने 20 सितंबर 1870 को रोम पर अपना अधिकार कर लिया। रोम को जनमत संग्रह के द्वारा इटली में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। उसे संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। इस प्रकार एक लंबे संघर्ष के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली एक राष्ट्र के रूप में यूरोप में
अवतरित हुआ। हम ये कह सकते हैं कि दीर्घ संघर्ष के उपरांत मैजेनी की नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार, काबूल की कूटनीति, विक्टर इमैनुएल की समझदारी और व्यवहारिक बुद्धि तथा असंख्य देशभक्तों के बलिदान के द्वारा इटली का एकीकरण पूरा हुआ। आज का हम वीडियो यहीं पर विराम देते हैं।